हेलो दोस्तों। आज की कहानी है अनोखी जोड़ी। कहानी पसंद आए तो एक लाइक कमेंट अवश्य करें। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। विशाल और अवंतिका ने पहली मुलाकात के बाद चट मंगनी पट ब्याह कर लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों को महसूस हुआ कि वे एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब अवंतिका ने विशाल की तेल शोधक कंपनी के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया। दिल्ली की एक अदालत में विशाल अपनी मुसीबतों का बखान कर रहा था और इसमें भी वह अपने को कठिनाइयों में घिरा हुआ पा रहा था, क्योंकि कहानी 8 वर्षों से चली आ रही थी। विशाल मुंबई की एक मशहूर तेल शोधक कंपनी में अधिकारी था। किसी काम से दिल्ली आया तो चांदनी चौक में अवंतिका से मुलाकात हो गई, वह भी रात के 1 बजे। खूबसूरत अवंतिका रात में सीढ़ी पर खड़ी होकर दीवार पर कांग्रेस गिराओ का चित्र बना रही थी। नीचे खड़ा विशाल उसकी दस्तकारी को देख रहा था। तभी बड़ी तूलिका ने अवंतिका के हाथ से छूटकर विशाल के चेहरे को हरे रंग से भर दिया। उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिलों को इस कदर बेचैन किया कि उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह कहावत को सच करने के लिए अगले ही दिन अदालत में जाकर अपने विवाह का पंजीकरण करवा लिया। प्रेम में कई बार ऐसा भी होता है कि वह पारे की तरह जिस तेजी से ऊपर चढ़ता है, उसी तेजी से नीचे भी उतर जाता है। अवंतिका के 2 कमरों के मकान में दोनों का पहला सप्ताह तो शयन कक्ष में बीता, किंतु दूसरे सप्ताह जब जोश थोड़ा ठंडा हुआ तो विशाल को लगा कि उससे शादी करने में कुछ जल्दी हो गई है, क्योंकि अवंतिका का आचरण घरेलू औरत से हटकर था। नई नवेली पत्नी यदि पति व घर की परवाह न कर अपनी क्रांतिकारी सक्रियता पर ही डटी रहे तो भला कौन पति सहन कर पाएगा। विवाह के 10वें दिन से ही विवाद में घर के प्याले व दस्तरियां शहीद होने लगे, तो स्थिति पर धैर्यपूर्वक विचार कर विशाल ने पत्नी को छोड़ना ही उचित समझा। 8 वर्ष बीत गए। इस बीच विशाल की कंपनी ने कई बार उसे शेखों से सौदा करने के लिए सऊदी अरब व कुवैत भेजा। अपनी वाकपटुता व मेहनत से विशाल ने लाखों टन तेल का फायदा कंपनी को करवाया, तो कंपनी के मालिक मुंशी साहब बहुत खुश हुए और उसे तरक्की देने का निर्णय लिया। किंतु अफवाहों से उन्हें पता चला कि विशाल का पत्नी से तलाक होने वाला है। कंपनी के मालिक नहीं चाहते थे कि उनके किसी कर्मचारी का घर उजड़े, अतः विशाल के टूटते घर को बचाने के लिए उन्होंने उसके मित्र विवेक को इस काम पर लगाया कि वह इस संबंध विच्छेद को बचाए। जाहिर है कहीं न कहीं कंपनी की प्रतिष्ठा का सवाल भी इससे जुड़ा था। विशाल से मिलते ही विवेक ने जब उसके तलाक की खबर पर चर्चा शुरू की तो वह तमक कर बोला, यह किस बेवकूफ के दिमाग की उपज है। खुद मुंशी साहब ने फरमान जारी किया है। प्रबंध परिषद चाहती है कि कंपनी के सब उच्चाधिकारी पारिवारिक सुख शांति से रहें, कंपनी की इज्जत बढ़ाएं। क्या बेवकूफी का सिद्धांत है। कंपनी को अधिकारियों की निपुणता से मतलब है कि उनके बीवी बच्चों से। भैया, वातानुकूलित बंगला, कंपनी की गाड़ी, नौकर चाकर आदि की सुविधा चाहते हो तो परिषद की बात माननी ही होगी। वार्षिक आम सभा में केवल 1 महीना ही बाकी है। तुम अवंतिका को लेकर आम बैठक में शक्ल दिखा देना। पद तुम्हारा हो जाएगा, बाद में जो चाहे करना। अवंतिका इस छल से सहमत नहीं होगी। विवेक
और मैं उसे मना नहीं सकता। औंधी खोपड़ी की है जो। इतना कहकर विशाल अपने तलाक को अंतिम रूप देने के लिए निकल पड़ा। अदालत में दोनों के वकील तलाक की शर्तों पर आपस में बहस कर रहे, जबकि वे दोनों भीगी पलकों से एक दूसरे को देखते रहे। पुराना प्रेम फिर से दिल में उमड़ने लगा। बहस बीच में रोक दी गई क्योंकि जज उठकर जा चुके थे। मुकदमे की अगली तारीख लगा दी गई। अदालत के बाहर बारिश हो रही थी। एक टैक्सी दिखाई दी तो विशाल ने उसे रोका। अवंतिका का हाथ भी उठा हुआ था। दोनों बैठ गए। रास्ते में बातें शुरू हुई। क्या करती हो आजकल? ड्रेस डिजाइनिंग की एक कंपनी में काम करती हूँ और सामाजिक सेवा के लिए कार्यक्रमों से भी जुड़ी हूँ, जैसा पहले करती थी। अच्छा, किसके साथ? हेमंत जी के साथ। वह मेरे अधिकारी भी हैं। वैसे तो उनसे मेरी शादी भी होने वाली थी, किंतु अचानक तुम मिले और मेरे दिलो दिमाग पर छा गए। याद है ना तुम्हें? कैसे भूल सकता हूँ उन हसीन पलों को। विशाल पुरानी यादों में खो गया। फिर बोला, तुम अभी भी उसी घर में रहती हो? हाँ। घर आया तो टैक्सी से उतरते हुए अवंतिका बोली, चाय पीकर जाना। तुम कहती हो तो जरूर पीऊंगा। तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय पिए हुए 8 वर्ष हो गए हैं। चाय तो क्या पी विशाल ने। वह रात भी वहीं बिताई और वह भी एक दूसरे की बाहों में। आखिर पति पत्नी तो वे थे ही। तलाक तो अभी हुआ नहीं था। सुबह उठे तो दोनों में दाम्पत्य का खुमार जोरों पर था। पत्नी को बाहों में लेते हुए विशाल बोला, अब अकेले नहीं रहेंगे। तलाक को मारो गोली। अवंतिका ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। अगर हम बेवकूफी न करते तो अभी तक हमारे घर में 2-3 बच्चे होते। खैर, कोई बात नहीं। अब सही। क्यों? विशाल बोला। बिल्कुल, अवंतिका ने जवाब दिया। अब पारिवारिक सुख रहेगा। श्री और श्रीमती विशाल स्वरूप और उनके रोते ठिनुकते बच्चे। बच्चों के स्कूल टीचर की चमचागिरी आदि। क्यों प्रिय, तुम घबरा तो नहीं गए? घबराऊं? और वह भी जब तुम्हारा साथ रहे? नामुमकिन। घड़ी पर निगाहें पड़ी तो विशाल बोला, अरे, घंटे भर में मुझे ऑफिस पहुंचना है। अवंतिका प्लीज मेरे स्नान के लिए पानी गर्म कर दो। अवंतिका जैसे ही रसोई में पानी गर्म करने गई, विशाल ने विवेक को फोन लगाया। यार, मैं अवंतिका के घर से बोल रहा हूँ। वह मान गई है और हमारे घर की बगिया में फिर से बहार आ गई है। विशाल कपड़े पहनकर बाहर निकला तो देखा अवंतिका फोन पर किसी से बात कर रही थी। नहीं पल्लवी, आज मैं हड़ताल में नारे लगाने नहीं आऊंगी क्योंकि वहां पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है और आज मेरे लिए बहुत अहम दिन है। विशाल पूछ बैठा, अवंतिका, यह गिरफ्तार होने का क्या मामला है? बात यह है विशाल कि बड़ी तेल कंपनियां अपने उत्पाद का दाम बढ़ाए जा रही हैं। मुझे इसके विरुद्ध हड़ताल करने वालों का साथ देना था। क्या बेवकूफी की बातें करती हो? आखिर तेल कंपनियों को भी तो कमाना है और अगर जनता कीमत दे सकती है तो वे दाम क्यों न बढ़ाएं? मिस्टर, मुझे अर्थशास्त्र नहीं सिखाओ। गुस्से में अवंतिका बोली और एक प्लेट उठाई तो वार से बचने के लिए विशाल सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़ा। नमस्कारम। विशाल को देख हेमंत मुस्कुराया।
उधर विशाल की तरफ प्लेट फेंकते हुए अवंतिका चीखी, निकल जाओ मेरे घर से। ऑफिस पहुंचते ही विशाल ने विवेक को बताया, अभी मैंने फोन पर जो कहा था वह भूल जाओ। उस बेवकूफ की औंधी खोपड़ी अभी भी वैसी ही है। ऐसी नक चढ़ी युवती के साथ मैं नहीं रह सकता। विवेक फोन पर बात कर रहा था। उसने चोंगा विशाल को थमा दिया और फुसफुसाया, मुंशी साहब। मुंशी साहब का फोन कान से लगाने के बाद विशाल के मुंह से केवल ये शब्द ही निकले, जी हाँ सर, बहुत अच्छा सर, बिल्कुल ठीक सर, और धन्यवाद सर। फोन रखकर विशाल ने ठंडी सांस ली। अंतरराष्ट्रीय शाखा का प्रबंधक होने का मतलब जानते हो विवेक? लंदन, पेरिस व रोम में अब मेरा ऑफिस होगा। निजी वायुयान, वर्ष में 1.5 महीने की छुट्टी, कंपनी के खर्चे पर दुनिया घूमने का अवसर। मुंशी साहब ने तो छप्पर फाड़कर मेरी झोली भर दी। विवेक हंस पड़ा। अब बीबी का क्या होगा? तुम चिंता न करो, उस बेवकूफ को मना लूंगा। वार्षिक आम सभा में कितने दिन बाकी हैं? 10 दिन। ऑफिस से विशाल टैक्सी लेकर सीधे अवंतिका के घर की ओर भागा। देखा, वह टैक्सी पर सवार होकर कहीं जा रही थी। उसने अपने टैक्सी चालक के सामने 500 का नोट रखते हुए कहा, भैया, वह जो टैक्सी गई है उसे पकड़ना है। अवंतिका की टैक्सी हवाई अड्डे की ओर दौड़ रही थी। विशाल ने सोचा, जरूर वह तलाक लेने विदेश जा रही है। तभी हवाई अड्डे के पास की बत्ती लाल हो गई और दोनों टैक्सियां एक दूसरे के आगे पीछे रुकी। विशाल उतरकर दौड़ा और अवंतिका का हाथ थाम लिया। डार्लिंग, तुम्हें जो करना है करो, मैं कभी तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि तुमसे प्रेम जो करता हूं। अवंतिका भी अपनी टैक्सी से उतरी और उसकी बाहों में समा गई। बाद में वे दोनों वापस अपने आशियाने की ओर चल पड़े। विशाल ने विवेक को फोन किया, भाई, किला फतेह हो गया। राह में अवंतिका ने समझाया, विशाल, अभी हम दोनों को अपना प्रेम मजबूत करना है, इसलिए मैं तुमसे अलग दूसरे कमरे में सोती हूँ। विशाल क्या करता, चुपचाप मान गया। सभा में देर हो गई। रात ठंडी थी और गजब का कोहरा था। चूंकि अवंतिका का घर पास में था, इसीलिए उसने अपने साथियों को रात बिताने को अपने घर बुला लिया। रात में बिस्तर में जब विशाल ने करवट बदली तो एक बदन से हाथ टकरा गया। सोचा, अवंतिका का दिल द्रवित हो गया होगा और पास आकर सो गई होगी। जब मुंह पर हाथ फेरा तो बढ़ी हुई दाढ़ी मिली। बत्ती जलाई तो देखा हेमंत साहब आराम से खर्राटे ले रहे हैं। वह उठकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो अवंतिका के पलंग पर नारी का खूबसूरत बदन था। अंधेरे में चादर उठाकर जब विशाल उसमें घुसा तो वह चीखी। उसे छोड़कर जब विशाल अपने बिस्तर में फिर घुसा तो हेमंत ने करवट बदली और विशाल के मुंह पर हाथ फेर धीरे से बोला, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है प्रिय? गुस्से में विशाल को भी हंसी आ गई। जोर से बोला, नहीं प्रिय। हेमंत मुस्कुरा दिया। सुबह हेमंत ने उसकी कंपनी की खूब प्रशंसा की। अवश्य तुम्हारी पदोन्नति होगी, किंतु क्या अवंतिका एक लायक पत्नी साबित होगी? वह तो हर आंदोलन में अगुआ बन नारे लगाने वालों में मिल जाती है। क्यों? वह मेरी पत्नी है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। वह जो चाहे करे,
मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, चाहे बिकनी पहने हुए भी नारे लगाए। हेमंत की आंखें चमक गईं। तुम्हारी कंपनी के खिलाफ भी? विशाल ने जवाब नहीं दिया। हेमंत आगे बढ़ा। आज शाम हमारी बैठक होगी, तुम अवश्य आना। उसमें तुम्हारा निजी हित होगा। शाम को हेमंत ने सभा को संबोधित किया। सज्जनों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज मुंबई की एक बड़ी तेल कंपनी के उच्च पदाधिकारी विशाल जी हमारे साथ हैं, जो अपने नाम को सार्थक करते हुए विशाल हृदय रखते हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी अवंतिका को अनुमति दे दी है कि वह हमारे इस आंदोलन में केवल बिकनी पहनकर कला केंद्र के खिलाफ आवाज उठाएं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? सबने हाथ उठाकर आवाज लगाई। जी हाँ। अवंतिका घबरा गई। इतना साहसिक कदम तो उसने सोचा ही नहीं था। समाचार पत्र क्या लिखेंगे, क्या दिखाएंगे? अवंतिका को लगा कि विशाल को नीचा दिखाने के लिए यह हेमंत की कोई चाल है, इसीलिए वह बोली, हेमंत, तुम्हारा बड़ा तुच्छ विचार था। मैं विशाल से सलाह लूंगी। अगर उसे अच्छा न लगा तो मुझे भूल जाना। विशाल ने सीधे ऑफिस पहुंचकर विवेक को जब आंदोलन के बारे में समय और जगह बताई तो वह चकरा गया, क्योंकि उसी समय मुंशी साहब पत्नी समेत दिल्ली एक बैठक में भाग लेने आ रहे थे। दोनों मित्रों ने दिमाग दौड़ाए। समाचार के ऊपरी पृष्ठ पर ताजा समाचार था कि अंतर्राष्ट्रीय संघ के दो अफसरों की तेल के दाम के सिलसिले में इटली के सिसिली प्रांत में माफिया वालों ने हत्या कर दी। विशाल को एक विचार आया और उसने विवेक को उसके बारे में बताया। शाम को विशाल जब अवंतिका के साथ बैठा था, तभी फोन आया। फोन विवेक ने किया था। विशाल ने नाटक शुरू किया। मुंशी साहब, आपने तो 30 दिन अवकाश का वचन दिया था, और अब आप कल ही मुझे सिसिली जाने को कह रहे हैं। क्या क्या प्रधानमंत्री के ऑफिस से हुक्म आया है? जी जी, तब तो जाना ही पड़ेगा। वैसे मैं इतना होनहार तो नहीं हूँ। आप मुझे कुछ अधिक ही योग्यता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है साहब, कागजात भिजवा दीजिएगा। अवंतिका विशाल का चेहरा देख चिंतित हो गई। यह तुम्हें कहाँ भेजा जा रहा है? सिसली। मना कर दो, वहां तो जान का खतरा है। विशाल उसे सांत्वना दे ही रहा था कि विवेक ने प्रवेश किया। मैं कॉन्फिडेंशियल सेल से आया हूँ। यह कागजात, पिस्तौल और साइनाइड की टिकिया है। और हाँ, ये 2 टिकट रोम के हैं। अंतिम जानकारी वहां दी जाएगी। विवेक के जाने के बाद विशाल ने समझाया कि रोम तक वह भी चल सकती है, तो अवंतिका मान गई। हेमंत ने विवेक को अवंतिका के घर से निकलते देखा तो उसे कुछ शक हुआ, और थोड़ी दूर पर विवेक को पकड़कर बोला, मैं प्रधानमंत्री के गुप्तचर विभाग से हूँ। यह विशाल क्यों आंदोलनकर्ताओं से मिल रहा है, बताओ वरना। और हेमंत की घुड़की काम कर गई। विवेक ने पूरी कहानी उगल दी। हवाई अड्डे से अब मुंशी दाम्पत्ति निकल रहे थे तो विशाल और अवंतिका दिखाई दिए। विशाल ने अवंतिका को वहीं रुकने को कहकर मुंशी साहब का अभिनंदन किया। साहब, श्रीमती जी की माँ मौत के मुंह में है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। उधर हेमंत ने मौका मिलते ही अवंतिका को विशाल की झूठ पर आधारित पूरी योजना समझा दी।
फिर क्या था? गुस्से से लाल होते हुए उसने विशाल को पर्ची लिखी। माफ करना, मैं रोम नहीं जा सकती। आंदोलन में भाग लेना है। तुम चाहो तो साई नाइटी की टिकिया खा सकते हो। मुंशी दंपति और विवेक सभा भवन के पास पहुंच रहे थे कि देखा बिकनी पहने एक महिला घोड़े पर सवार है और विशाल उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हेमंत व पुलिस के दो सिपाही उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विशाल को जब तीनों ने दबोचा तो संवाददाताओं व फोटोग्राफरों ने अपने अपने कार्य मुस्तैदी से किए। मुंशी साहब घबरा कर बोले, अरे यह तो विशाल की पत्नी है। और विशाल क्या कर रहा है? विवेक ने जवाब दिया, साहब वह माँ के दुख से पागल लगती है। विशाल उसे संभाल रहा है। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। अगले दिन अदालत में न्यायाधीश ने अवंतिका व हेमंत की गवाही सुन उन्हें मुक्त कर दिया। फिर विशाल की तरफ मुड़े। आपकी सफाई के बारे में आपके वकील को कुछ कहना है? विवेक के वकील ने दलील पेश की कि उसका मुवक्किल एक प्रसिद्ध तेल कंपनी का उच्च पदाधिकारी है और अपने मालिक से मिलने बैठक में जा रहा था कि रास्ते में उसे अश्लील वस्त्र पहने पत्नी दिखी जो उसकी कंपनी को बदनाम करने पर उतारू थी। अब जज साहब ही निर्णय दे कि क्या उसका अपनी पत्नी को बेहूदी हरकत से बचाने का कार्य गैर कानूनी था। वकील के बयान पर जज को कुछ शक हुआ तो उन्होंने सीधे विशाल से पूछा, क्यों मिस्टर विशाल स्वरूप, क्या आपके वकील का बयान सच है? बिल्कुल झूठ जज साहब, रत्ती भर भी सच नहीं है। और विशाल ने 8 वर्ष से तब तक की पूरी कहानी सुनाई। अवंतिका ने भी चुपचाप अदालत में उसकी कहानी सुनी। विशाल ने अंत में कहा, जज साहब मैं अपनी कंपनी के प्रबंधक का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा साथ अंत तक निभाया, किंतु उन्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने अपना त्याग पत्र उन्हें कल ही भेज दिया है। मेरी पत्नी इस तरह के आंदोलन में विश्वास रखती है, मैं नहीं रखता। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। कल जो मैंने किया उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे यह बताने के लिए कि उसका पति बना रहना ही मेरा सबसे बड़ा ध्येय व पद है। जज साहब हंस दिए। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने ध्येय में सफल रहे और फिर कभी पत्नी से अलग न हो। मुकदमा बर्खास्त। मुंशी साहब विशाल से हाथ मिलाते हुए बोले, तुम्हारा त्यागपत्र स्वीकार होने का सवाल ही नहीं उठता। कल तुम और अवंतिका रोम, पेरिस व लंदन के लिए रवाना हो जाओ। न्यायालय से बाहर निकलते समय विवेक का हेमंत से टकराव हो गया। माफ कीजिएगा, आपने अपना परिचय नहीं दिया। हेमंत ने हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, इंस्पेक्टर जयकर, दिल्ली गुप्तचर विभाग। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।